इनवाइट किया है कि अगली बैठक हम वहां करें, लेकिन बात क्या सिर्फ दक्षिण भारत और वहां की समस्याओं तक ही, डिलिमिटेशन तक ही समझा जाए, माना जाए, या ये बात दूर तक जा चुकी है? मुझे लगता है कि ये काफी अलग मामला है। ये केवल भाषा का और डिलिमिटेशन तक सीमित नहीं है। इसमें एक नरेंद्र मोदी हुकूमत या बीजेपी के खिलाफ पिछले 10 सालों से जो एक तनाव की स्थिति दक्षिण के राज्यों में पैदा होती रही है, और भेदभाव की जो नीति केंद्र के द्वारा चलाई जाती रही है दक्षिणी राज्यों को लेकर या विपक्षी राज्यों को लेकर, ये उसका उसका प्रकटीकरण है। इसमें ये इसमें आप देखिए कि अब और दूसरे मामले जुड़ते जाएंगे। इसमें ये कोई, अगर वो कहें फ्रीज कर दें कि हम फ्रीज कर रहे हैं इसको, तब भी ये मामला बंद हो जाएगा। अगर वो कहें कि 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर फ्रीज कर रहे हैं या 25 साल के लिए फ्रीज कर रहे हैं जो सीट्स हैं उसको, तो उससे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या वो ये कहें कि जो त्रिभाषा फार्मूला है उसको हम अभी स्थगित करते हैं, उससे भी स्थगित नहीं होगा। इन्होंने एक मौका दे दिया है दक्षिण भारत के राज्यों को एक होने के लिए, और ये बीजेपी ने अपने पूरे आचरण से ये सिद्ध किया कि वो उत्तर भारत के राज्यों की पार्टी है। और वो उनकी जो भाषाई नीति है या जिस तरह का हिंदूवाद है, अब आप अगर देखिए कि सनातन को लेके बीजेपी ने जो इशू बनाया था, वो सनातन का मुद्दा तो उठा था वहाँ से, तो तमिलनाडु से उठा था, उसको अखिल भारतीय मुद्दा बना लिया बीजेपी ने। वो क्या था? वो भी यही था। जो वहाँ के गवर्नर हैं रवि, उनका जो कॉन्फ्रंटेशन है तमिलनाडु की सरकार के साथ, वो क्या है? वो उनकी खुद की तो कोई मतलब संवैधानिक पोजीशन पर वो हैं, पर उनको पूरा का पूरा सपोर्ट होना चाहिए केंद्र का कि आप जो कर रहे हैं, फाइलें रोक रहे हैं, बिलों को पास नहीं कर रहे हैं। तो एक जो नीति डीएमके के खिलाफ या दक्षिणी राज्यों के खिलाफ बीजेपी की हुकूमत करती रही है, उसकी टोटलिटी में जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो है ये। और ये अब आप इसको मान सकते हैं कि ये इंडिया ब्लॉक है, पर साउथ का इंडिया ब्लॉक है। और चूंकि कुछ दलों को या कुछ पार्टियों को कांग्रेस को लेकर या राहुल गांधी को लेकर एक परेशानी थोड़ी सी रही है, उनकी लीडरशिप को लेकर या कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर, पर अगर जैसे मैं कहूँ कि इंडिया ब्लॉक के क्या कॉन्क्लेव तमिलनाडु में हुआ था एक बार, अगर आप याद करें तो, और वो इनका स्टालिन का शायद जन्मदिन था। उस समय एक बात ये चली थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन हो सकता है। तो ये फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि स्टालिन क्यों नहीं हो सकते हैं, जी, अगर आप याद करें तो। बिल्कुल। अब आप सिग्निफिकेंट ये है कि आज की बैठक में उमर अब्दुल्ला नहीं थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा अगर हो तो आप बता दें कि अगर था क्या, नहीं जबकि था। वो इंडिया ब्लॉक में है। तो कुछ लोग जो इंडिया ब्लॉक में नहीं थे, जो केसीआर का बेटा था, वाईएसआरपी का प्रतिनिधि था, या जो आप कह रहे हैं, या एक नवीन चर्चा है कि पटनायक, नवीन पटनायक ने नवीन जी पटनायक हैं, मैसेज दिया। तो नवीन जी, पटनायक का की पीड़ा ये हो सकती है कि जिस तरह से उनको डिसलॉज किया बीजेपी ने, उनका पहले तो उपयोग किया सारे बिलों को पारित करवाने में पार्लियामेंट में, और फिर जिस तरह से उन पर हमला करके उनको डिसलॉज किया, तो वो उनकी नाराजगी अपनी तरफ से हो सकती। पर मान लीजिए कि अगर ये भगवंत मान है वहाँ जो उस बैठक में, अब वो अगर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, राहुल गांधी के साथ नहीं है, और वो उनको स्टालिन के साथ उनको
उनकी इक्वेशन बन जाती है। ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, इसको आप ऐसे मानिए कि ये केंद्र को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पेश होने वाला है, और इसमें हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य आगे चल के जुड़ें। हो सकता है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट इनको मिले। ममता बनर्जी की जो बुनियादी नाराजगी है वो राहुल गांधी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। तो ये जो पूरा का पूरा, मैं इसको एक तरह से ये भी मानता हूं कि ये इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप का ट्रांसफर के रूप में भी मैं देखता हूं कि एक इनफॉर्मल ट्रांसफर हो गया इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप का साउथ के पास, कि भाई अब आप इसको चलाइए, अगर आप इसको चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी को कि ये एक जो नया ब्लॉक इमर्ज होता है और उसमें नॉर्थ के भी लोग जुड़ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी जुड़ जाते हैं, तो बीजेपी के पास कुछ बचेगा नहीं, किसी भी तरह से बचेगा नहीं। तो मैं इसको एक बड़ा, आप आगे चल के देखिएगा ये हैदराबाद में जो बैठक होगी उसमें क्या मुद्दे होते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जो चंद्रा बाबू हैं वो अभी उनके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी के साथ वो जुड़े रहें या एनडीए के साथ जुड़े रहें, पर वो लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे ऐसा। जब वो देखेंगे कि उनका कॉन्फ्रंटेशन, उनका व्यवहार तो सदर्न स्टेट से है और लॉयल्टी उनकी अगर दिल्ली से है, तो वो कैसे चलाएंगे कि अगर उनका व्यवहार पूरा रेवंत रेड्डी के साथ होना है या तमिलनाडु से होना है या उड़ीसा से होना है, बॉर्डरिंग स्टेट से होना है। तो ये जो चंद्रा बाबू नायडू हैं, मुझे एक लंबे समय तक एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि उनका जो अभी तक का इतिहास रहा है चंद्रा बाबू का, वो इस तरह का रहा है कि उनकी लॉयल्टीज के बारे में कोई वो नहीं है, वो कभी भी बदल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी चुनौती तो है, पर अगर मोदी जी नहीं मानते हैं उस चुनौती को, तो ये कम से कम संघ के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि वो संघ अपने काम को साउथ में कैसे जिंदा रखेगा। मतलब ऐसा तो संभव है नहीं कि बीजेपी कॉन्फ्रंट करे और संघ अपना काम करता रहे। संघ का बड़ा काम कर्नाटक में है और जगह है, तो संघ क्या करेगा। तो मोदी जी के लिए, मोदी जी और संघ के बीच में जो बहस के मुद्दे या विवाद के मुद्दे हैं, उसमें एक ये भी हो सकता है कि मोदी जी ने कॉन्फ्रंटेशन के कई मोर्चे खोल लिए हैं। कांग्रेस के साथ तो ठीक था, पर अब वो सदर्न स्टेट्स के साथ भी खोल रहे हैं। तो ये बहुत एक नया इसमें एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि मोहन भागवत उत्तर के लोगों को तो देश के हिंदुओं को तो कहते हैं कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो जी, पर उनका कहना दक्षिण के लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब उसको क्या करेंगे आप। दक्षिण के लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं बच्चे पैदा करना, तो हम, ये डिफायंस संघ का भी हो सकता है क्या कि आप अगर पॉपुलेशन को आधार बनाकर एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लॉयटेशन, तो वो साउथ के राज्य अब होने नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो खामियाजा है सिर्फ साउथ को ही नहीं भुगतना है, वो नॉर्थ ईस्ट या छोटे छोटे राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि डिलिमिटेशन में आप पाएंगे कि जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी, मान लीजिए कश्मीर की नहीं बढ़ेंगी, तो क्या फारूक अब्दुल्ला इस चीज़ को या उमर अब्दुल्ला इस चीज़ को मान लेंगे कि वो स्वीकार कर लेंगे। तो ये कई मुद्दे हैं जो इन लोगों ने छेड़ दिए हैं। भाषा का मुद्दा तो खैर अपनी जगह है ही, हिंदी को थोपने का, जो सबसे पहले गांधी जी ने जिन दो लोगों को भेजा था हिंदी के प्रचार के लिए, वो कहाँ भेजा था, वो तमिलनाडु में भेजा था, साउथ में भेजा था। इसलिए ये मतलब बहुत, मैं इसको मानता हूँ कि एक डिस्ट्रैक्शन है बीजेपी जो कर रही है, कि जो दूसरी समस्याएं हैं, जो इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है देश की। आप, हमारे दर्शकों को पता नहीं है या जानकारी होगी कि नहीं होगी, एक बड़ी स्कीम जो थी अरबों डॉलर, अरबों रुपए की, जो मोदी जी ने लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की, वो पूरी की पूरी खत्म कर दी जी।
विड्रॉ कर लिए, मतलब वो ध्वस्त हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ना उत्पादन बढ़ेगा। अब जनता को कौन समझाएगा? ये रॉयटर्स की बड़ी खबर है और इस पर कोई डिबेट नहीं है जी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की पूरी जो स्कीम थी वो खत्म हो गई है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ रोजगार का कोई चांस नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ का चांस नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शन है। जैसा मैंने कहा ना कि मूल मुद्दों से ध्यान कैसे हटाएं, और ये बीजेपी की सरकार अब और आगे ज़्यादा करने वाली है। अभी आप देखेंगे कि बिहार चुनाव तक इस चीज़ को वो एक बड़े हाइट पर ले जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार चुनाव और बिहार की जब बात होगी तो नीतीश बाबू की बात होगी। इधर चंद्रबाबू नायडू